नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्दी पिया कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। राजवीर नंदिनी को गुस्से से देखने लगता है। वहीं नंदिनी ने अपनी नजरें शर्म से झुका ली थी। उसे एहसास नहीं था कि राजवीर उसे गुस्से से देख रहा है। वहीं राजवीर नंदिनी को कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। राजवीर के जाते ही नंदिनी को एहसास होता है कि राजवीर यहाँ से चला गया है। वो नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने एक शीशा होता है जो राजवीर के उसके सामने आने से छुप गया था। वह सामने की ओर शीशे की तरफ देखती है तो उसका चेहरा फिर से शर्म के मारे लाल हो जाता है और राजवीर ने जो कुछ देर पहले किया था वह सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो फिर से अपनी आंखें शर्म से झुका देती है। वहीं कमरे में राजवीर अपने चेंजिंग रूम में गया हुआ था। वहां पर बड़ा सा शीशा लगा हुआ था और वह खुद को उस शीशे में देख रहा था। वो अभी भी टॉवेल में ही था जिससे उसका गेहुआ बदन और 8 पैक एब उस आपके साथ उसकी मसल साफ साफ दिख रही थी। वहीं बालों से टपकता हुआ पानी उसकी क्लीन चेस्ट से होकर एब्स तक जा रहा था और वहीं लाइट की रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। इस वक्त राजवीर का चेहरा शांत था। वो शांति से शीशे में देख रहा था और कुछ पल पहले हुए उस पल के बारे में सोच रहा था जो बाथरूम में हुआ था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फिर अचानक से उस मुस्कान पर राजवीर का गुस्सा हावी होने लगता है। वह गुस्से से खुद को ही शीशे में देख रहा था। फिर वह खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यह सब नहीं कर सकता। मुझे उससे दूर रहना होगा। यह सब मेरे प्लान में नहीं था। अगर मैं फिर से करीब चला गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। क्या हो गया था? क्यों वह मुझ पर हावी हो रही थी? मुझे कैसे भी करके इससे दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो मैं सोच नहीं सकता वो सब हो जाएगा। नीचे नीचे वहीं नीचे अशोक जी, अनुपमा जी, आदित्य जी बैठे हुए थे। वहीं उनके सामने घर की काम वाली उनसे बातें कर रही थी। आदित्य उससे छेड़खानी कर रहा था और सब लोग हंस रहे थे। उसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के बीच में होगी और वह दिखने में काफ़ी अच्छी थी। उसने रेड कलर की महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी हुई थी। वहीं आदित्य मजाक करते हुए कहता है, शांति काकू, शांति चाची, आपके घर में कौन कौन है? शांति मुस्कुराकर आदित्य को जवाब देती है, अरे छोटे साहब, हम कुल मिलाकर 6 लोग हैं, जिसमें मेरे 4 बच्चे, मेरा एक नवरा यानी कि मेरा पति और एक मैं। आदित्य उसकी बात सुनकर बोला, चाची, आपके घर में तो बहुत लोग हैं, दिक्कत तो बहुत होती होगी। शांति आदित्य को जवाब देती है, यही तो दिक्कत, कुछ नहीं है। मैंने तो अपने बचपन में बहुत दिक्कत देखी है, आपको पता है। फिर वह अपनी आप बीती सुनाने लगती है। फिर वो कहती है, आप सबको पता है, बड़े मालिक और छोटे साहब, मैं पूरे 25 साल बिना बच्चे की रही। दादी माँ और दादाजी और आदित्य उसकी बात सुनकर मुंह खोले उसे देखते हैं। दादी माँ और आदित्य दोनों एक साथ कहते हैं, फिर क्या हुआ? शांति मुस्कुराई। फिर गणपति बप्पा की कृपा से मैं जब 25 की हुई ना, बप्पा ने मेरी शाद तब मेरे बाप ने मेरी शादी करवा दी थी और उसके 9 महीने बाद में 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। शांति ने यह सब ऐसे कहा था जैसे ही यह सब उसके लिए रोज का काम हो। वहीं दादी माँ और आदित्य उसे मुंह खोले देख रहे थे। पहले तो ऐसे बता रही थी कि सच में शादी के 25 साल पहले उसे बच्चे चाहिए थे। फिर वो एकदम से हंसने लगते हैं। आदित्य हंसते हुए, हा हा हा, शांति काकी, बहुत मजाक किया हो। छोटे साहब, इसमें मजा कैसा? शांति ने कंफ्यूजन से पूछा। आदित्य कुछ नहीं बोला। चाची, फिर दादी शांति से पूछती हैं, 1 हफ्ते से क्यों नहीं आ रही थी तुम?
तो शांति काकी ने कहा, मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई थी, इसी के वास्ते एक हफ्ता तक नहीं आई। आदित्य बीच में बोलते हुए कहा कि आपके पति की और आपकी लड़ाई ठीक हो गई? अरे आदित्य साहब, लड़ाई तो ठीक होनी थी। अगर वो मेरे साथ ज़्यादा लड़ाई करता तो मैं उसकी सुटाई कर देती। जब देखो तब दारू पीकर पड़ा रहता है। इतना कहकर वो दादी जी की तरफ देखने लगती है। दादी जी शांति की तरफ देखते हुए बोलती हैं, तुमको पता है राजवीर की शादी के बहुत काम थे। दादी जी की बात सुनकर शांति कहती है, क्या बात कर रही हो मालकिन, राजवीर साहब की शादी हो गई और आपने मेरे को बताया ही नहीं। अरे आप मेरे को बुला लेती तो मैं झट से आ जाती। वैसे सुनिए, बाई किधर है, मतलब बहू रानी? शांति की बात सुनकर दादी उसे जवाब देते हुए कहती है, वह भी कमरे में होगी, नीचे आएगी तो उसे मिल लेना। जी, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दादी माँ आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए कुछ करना होगा। आदित्य दादी जी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या करना है? दादी जी अशोक जी की तरफ देखते हुए उन्हें कहने का इशारा करती हैं। अशोक जी चाय के चुस्के लेते हुए कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारा भाई उस एक्ट्रेस के चक्कर में है, पर कल तुम्हारी बातों से लगा कि यह सब राजवीर जानबूझकर कर रहा है और हमें राजवीर को तुम्हारे भाभी के करीब लाना होगा। इसीलिए तुम्हें आज कुछ ऐसा करना होगा जिसे वे दोनों आज शॉपिंग पर जाएं। आदित्य को सोचते हुए बोला, हाँ, वे दोनों शॉपिंग पर जाएंगे, कल इनका रिसेप्शन होगा। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट लाता है। तभी उन्हें सीढ़ियों से उतरती हुई नंदिनी दिखती है। सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। नंदिनी ने एक ब्लैक गाउन पहना हुआ था और उसने गले में वाइट दुपट्टा डाल रखा था, वहीं कानों में ब्लैक ईयरिंग्स, माथे पर हल्की सी बिंदी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था, वहीं होठों पर हल्की सी लिपस्टिक के साथ नंदिनी कयामत की खूबसूरत लग रही थी। तभी वहाँ पर किसी की जोर से आवाज़ आती है, आ गई बाई, आ गई बाई। कितनी सुंदर है छोटी मालकिन, बिल्कुल अप्सरा जैसी। बाई, यह आवाज़ शांति जी की थी, जो किचन में से दादी जी से पूछने आई थी। शांति की आवाज़ सुनकर सब लोग शांति की तरफ देखने लगते हैं। वहीं शांति नंदिनी के पास आती है और बलाइयाँ लेने लगती है। नंदिनी इस अनजाने चेहरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, पर दादी जी उसकी दुविधा को समझकर उसे कहती हैं, बेटा, यह शांति हमारे यहाँ पर काम करते हैं, बरसों से यह बिल्कुल हमारे परिवार जैसी ही है। नंदिनी उन्हें देखकर नमस्कार करते हुए कहती है, नमस्ते आंटी जी। शांति मुस्कुरा कर बोली, बप्पा हमेशा हमेशा आपको खुश रखे छोटी मालकिन। शांति के कहने पर नंदिनी अपने चेहरे पर सौम्यता वाले भाव लाते हुए कहती है, आंटी जी, आप मुझे मालकिन नहीं कहिए, आप मुझे मेरा नाम बुलाकर पुकार सकती हैं। शांति संकोच करते हुए बोलती है, नहीं मालकिन, हमारे यहाँ पर नमक खाने वाले के यहाँ नाम लेकर बुलाया नहीं जाता। नंदिनी शांति जी की दुविधा समझकर उनका निवारण करते हुए बोलती है, आंटी जी, आप मुझे बहू रानी या आपके मराठी में बहू को सुनबाई कहते हैं, वो भी कह सकती है। शांति नंदिनी की नम्रता समझकर कहती है, ठीक है, मैं आज से आपको सुनबाई कहकर बुलाऊंगी। सब लोग चलकर बातें कर रहे थे और चलते चलते सोफे के पास आ जाते हैं। दादाजी वहीं बैठे हुए नंदिनी पहले दादाजी के पैर छूती है, फिर दादी जी के। दादी जी नंदिनी को सामने सोफे पर बिठाते हुए बोलती हैं, बेटा, सोफे पर बैठ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नंदिनी सोफे पर बैठी है और दादाजी की तरफ देखती है। दादाजी सामने शांति की तरफ देखते हुए बोलती हैं, शांति, नाश्ते में क्या बना रही हो आप? शांति बोली, वही पूछने आई थी बड़ी मालकिन आपसे। दादी जी शांति की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलती हैं, ठीक है, फिर तुम आलू के पराठे नहीं तो फिर पूरी सब्जी बना लेना। शांति कहती है, जी मालकिन। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, वहीं आदित्य नंदिनी के साइड वाले सोफे पर बैठा हुआ था। दादी माँ नंदिनी की तरफ देखते हुए कहती हैं, कल तुम्हारा रिसेप्शन है तो आपको
शॉपिंग पर जाना होगा। कल के दिन के लिए आप राजपूताना स्टाइल में तैयार हो जाइएगा। नंदिनी बस इतना कहती है, जी। अगर आपको किसी को रिसेप्शन में बुलाना है तो बुला सकती हैं। दादी जी की बात सुनकर नंदिनी की आंखें चमक जाती हैं और वह चमकीली आंखों से दादी जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हम हमारी फ्रेंड आलिया को बुला सकते हैं? दादी माँ मुस्कुरा कर बोली, ये कोई पूछने की बात है बेटा, आप जिसे चाहें बुला लीजिए। अगर आप चाहें तो चाचा चाची को भी बुला सकती हैं। दादी के मुंह से चाचा चाची का जिक्र सुनते ही नंदिनी थोड़ा उदास हो जाती है और वह उदास होते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, हम उन्हें नहीं बुलाना चाहते। और इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ नंदिनी की दुविधा को समझकर बस इतना ही कहती हैं, ठीक है, तुम नहीं चाहती तो हम नहीं बुलाएंगे। अभी सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जूतों की टक टक की आवाज़ आती है। सब लोग जब आवाज़ की तरफ ध्यान देते हैं और आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ से राजवीर आ रहा था। वो आज दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके आजू बाजू का ऑरा एकदम कूल और ठंडा था। राजवीर ने ब्लैक कलर की 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। वहीं आंखों पर बड़े बड़े सेट्स से लगाए हुए थे। वहीं उसने लेफ्ट हैंड में रॉयल रॉयल एक्स एक वॉच पहनी हुई थी जो दूर से देखने में साधारण वॉच जैसी नहीं थी, पर अगर कोई इंसान उस वॉच को देखता तो वह साधारण नहीं थी। उस घड़ी की आजू बाजू में सोने की लहर थी और बीच में हीरे लगे हुए थे और यह घड़ी दुनिया में बस 2 ही लोगों के पास थी, एक राजवीर के पास और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास। रोलेक्स कंपनी बस कुछ चुनिंदा ही वॉच बनाती थी और उनकी कीमत लाखों करोड़ों में थी। वहीं राजवीर ने उसके सबसे महंगे और स्पेशल एडिशन की घड़ी पहनी हुई थी। वहीं राजवीर सीढ़ियों से नीचे उतरकर सामने की ओर आ रहा था। वहीं नंदिनी की नज़र जब राजवीर पर जाती है तो उसे बाथरूम वाला वाकया याद आ जाता है और उसका चेहरा फिर से शर्म के मारे लाल हो जाता है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं और उसका चेहरा पूरा लाल, जैसे कि लाल टमाटर पर गुलाबी रंग छिड़क दिया हो। इस वक्त किसी का ध्यान नंदिनी पर नहीं था, ना ही उसके चेहरे पर। सब लोग राजवीर की तरफ ही देख रहे थे। देखे भी क्यों ना, राजवीर आज बहुत स्मार्ट भी लग रहा था और उसका ऑरा ही काफ़ी था सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। राजवीर चलकर उनके पास आता है। पहले तो वो दादाजी के पैर छूता है और फिर दादी माँ के। दोनों ही उसे आशीर्वाद देते हैं। राजवीर सबकी ओर देखते हुए बोलता है, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जाना है। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है कि दादी माँ पीछे से बोलती हैं, तो फिर मीटिंग खत्म कर लेना, तुम्हें नंदिनी को शॉपिंग पर ले जाना है। शांत और ठंडी आवाज़ सबके कानों में गूंजती है, मेरी मीटिंग्स है इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। आदित्य को कह दीजिए, वह ले जाएगा। उन्हें इतना कहकर वो आगे चलने लगता है और बंगले से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वह अपनी पार्किंग में आ जाता है और अपनी फेवरेट BMW में बैठकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं नंदिनी और दादी माँ राजवीर का जवाब सुनकर हैरान हो चुके थे। अनुपमा जी चिढ़ते हुए कहती हैं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अशोक जी बोले, और करिए लाड प्यार और बिगाड़िए अपने पोते को। अशोक जी के कहने पर दादी माँ उनकी तरफ घूर कर देखती हैं और कहती हैं, हाँ, सारा किया कराया मेरा ही है, आप तो बस दूर से देखते ही रहते थे। आपने तो कभी उसे लाड प्यार किया ही नहीं जो मेरे माथे पर यह हांडी फोड़ रहे हो। आदित्य उन दोनों को बीच में बोलते हुए बोला, चिल मीना कुमारी, शाकल की आदत है आपको चिढ़ाने की। फिर वह सामने की ओर देखते हुए बोला, यह मेरा वादा है आज भाई भाभी को शॉपिंग पर खुद लेकर जाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और सब लोग आदित्य को मुंह खोले देखते रहते हैं। दोपहर का वक्त। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 25 मंजिला इमारत के एक कमरे के अंदर राजवीर अपने कैबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत गंभीर थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जरूरी काम कर रहा है। तभी कोई कैबिन का दरवाज़ा खटखटाता है। राजवीर लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहता है, अंदर आ जाओ। कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और राजवीर के हमउम्र एक शख्स अंदर आता है। उस शख्स ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह ग्रे कलर का था।
साथ में उसने अपनी आंखों पर सेट्स और सलीके से सेट किए हुए उसके बाल, वही कानों में एक ब्लूटूथ और हाथ में एक ब्लैक कलर का टैब था। वह शख्स अंदर आता है और राजवीर के सामने खड़ा हो जाता है। राजवीर लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर सामने उस शख्स की तरफ देखता है। अपनी शांत और ठंडी आवाज़ में कहता है, पता लगाया था वह कहाँ गई थी? वह शख्स मतलब राजवीर का असिस्टेंट दीपक राजवीर की तरफ देखते हुए कहता है, जी सर, हमने पता लगाया है मिस खन्ना कहाँ गई थी। राजवीर अपना लैपटॉप बंद करता है और अपने हाथ दोनों फोल्ड करके दीपक की तरफ देखते हुए बोला, फिर से अपनी शांत और ठंडी आवाज़ में कहता है, दीपक। राजवीर की बात सुनकर अपने टैब की स्क्रीन पर कुछ उंगलियां घुमाते हैं और एक जानकारी उसके सामने आ जाती है। उस जानकारी को राजवीर के लिए पढ़कर सुनाता है। मिस खन्ना कल शाम 7 बजे अपने घर से निकलकर पाली हिल्स गई थी। वहां पर वह मलिक पैलेस गई थी। मलिक पैलेस का नाम सुनकर राजवीर के चेहरे पर गुस्से वाले भाव और थोड़े डरावने एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फिर वह खुद को शांत करते हुए एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए दीपक से कहता है, गुड, वेरी वेरी गुड। मलिक ने चाल तो अच्छी चली है, बस वो यह सोचना भूल गया कि राजवीर सिंह चौहान उसे कई कदम आगे है। अब मिलना ही होगा इस मलिक से और कुछ दिन और यह नाटक चलने देना होगा। इसके लिए फिर से मुझे दिल दुखाने होंगे। फिर वो आगे बोलते हुए दीपक से कहता है, और मलिक कॉरपोरेशन के क्या हाल है? दीपक अपने चेहरे पर शांत भाव रखे हुए राजवीर को जवाब देता है, मलिक कॉरपोरेशन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई रेट पर है, पर वो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को पीछे नहीं छोड़ पाया। राजवीर यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है। फिर वह अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए दीपक से कहता है, और हमारी कंपनी की कुछ गद्दारों का पता चला? ये सुनने पर दीपक हाँ में गर्दन हिलाते हुए राजवीर से बोलता है, जी सर, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड और पीआर टीम के हेड के साथ साथ कंपनी के 7 लोग इस गद्दारों की लिस्ट में हैं और यह सब लोग मलिक कॉरपोरेशन तक कंपनी की सारी जानकारी पहुंचाते हैं। और कहाँ हैं सब लोग? राजवीर ने एकदम से दीपक से पूछा। दीपक राजवीर को जवाब देते हुए कहता है, सर, वह 7 लोग हमने उठाकर आपके लोनावला वाले कॉटेज में रखवा दिया है। वहीं पर उनकी मरम्मत चल रही है और आप कहो तो हम उसे जान से भी मार सकते हैं। राजवीर अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लाते हुए और अपने एक हाथ से टेबल को बजाते हुए कहता है, कुछ दिनों तक उनकी खातिरदारी करो। हम खुद आएंगे उन्हें नरक के द्वार पहुंचाने के लिए, और जितना हो सके उतना मलिक कॉरपोरेशन पर ध्यान रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मलिक इतनी जल्दी चुप बैठने वाला है। और हाँ, समीरा पर भी बराबर नज़र रखो। वही है जो हमें मिस्टर मलिक को सामने लाने में मदद कर सकती है। फिर वह कुछ सोचते हुए आगे कहता है, और हाँ, मिस्टर मलिक को भी मेरे रिसेप्शन का कार्ड दे देना। उसे भी पता चलना चाहिए कि राजवीर चौहान उससे मिलना चाहता है। जी सर। इतना कहकर दीपक कैबिन से बाहर चला जाता है। राजवीर दीपक के जाने के बाद एक गहरी सांस लेता है और सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथ को सिर पर रखते हुए बोलता है, जल्दी मुझे यह सब हटाना होगा। इसके चक्कर में मैंने कितनों के दिल दुखाए। बस कुछ महीने और फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो गहरी सांस लेता है और फिर आगे अपने मन में कहता है, मिस्टर मलिक, आपसे मिलना ही होगा। क्या राज आपने छुपाए रखे हैं अपने दिल में, वह तो मुझे जानना है। जो 7 सालों से छुपा हुआ है उसे तो मैं जान कर रहूँगा। इतना कहकर वह कुछ सोचने लगता है। फिर अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान के साथ लैपटॉप ओपन करता है और फिर से उसमें काम करने लग जाता है। ऐसे ही काम करते करते राजवीर को 1 घंटा हो जाता है और वह एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोचता है कि तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। केबिन के बाहर एक लड़की, जिसकी उम्र 27 साल के करीब होगी, दिखने में खूबसूरत थी पर चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था। उसने एक वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ था जिससे उसकी बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। उसने एक ब्लैक सिल्क ड्रेस पहनी हुई थी जो कि वह उसके घुटनों के ऊपर तक थी, और उसने एक महंगा जारा प्रेस उसने अपने गले में लटकाया हुआ था। उस ड्रेस में लड़की बहुत अट्रैक्टिव एवं सेक्सी लग रही थी। उस लड़की के सामने फॉर्मल ड्रेस में
ऑफिस स्टाफ खड़ा हुआ था क्योंकि उसे राजवीर के कैबिन में जाने से रोक रहा था। तभी ऑफिस का एक इंसान बोलता है, मिस खन्ना, हम आपको जानते हैं, पर सर के स्ट्रिक्टली ऑर्डर से कि उनके परमिशन के बिना कोई अंदर ना जाए। यह लड़की और कोई नहीं, राजवीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड समीरा थी। समीरा बड़ी घमंड से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? वो आदमी जो समीरा से बात कर रहा था वह कहता है, मिस खन्ना, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। हमारी भी मजबूरी है। सीईओ ने सख्त मना किया है, किसी को भी उनके परमिशन के बिना अंदर ना आने दिया जाए। राजवीर को कहो कि मैं आई हूँ समीरा, वह मुझे अंदर आने देगा। तुम जाओ और उसे बताओ। वह आदमी थोड़ा डरते हुए समीरा से कहता है, आप जानती हैं हम सीईओ के कैबिन में नहीं जा सकते अगर हमारा कोई ज़रूरी काम ना हो। ऑफिस का एक स्टाफ मेंबर समीरा को समझा रहा था कि वह अंदर नहीं जा सकती क्योंकि राजवीर की अनुमति नहीं है, पर समीरा मानने को तैयार नहीं थी। अब वो उस मेंबर पर चिल्ला रही थी। समीरा चिल्लाते हुए कहती है, तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मुझे रोक सको। अगर राजवीर को पता चल गया ना तो तुम्हारी छुट्टी कर देगा वो। वह स्टाफ फिर से थोड़ा डर कर समीरा से कहता है, प्लीज़ मैम आप समझने की कोशिश करिए, हमारी नौकरी का सवाल है। वो इतना ही कह पाया था कि तभी वहाँ पर थप्पड़ की आवाज़ गूंजने लगती है। चटाक। सब लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं। समीरा ने गुस्से में आकर ऑफिस के स्टाफ मेंबर को थप्पड़ मार दिया था जो उससे बात कर रहा था। सारे ऑफिस के लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। वही स्टाफ मेंबर का मुंह एक तरफ झुक गया था और उसके होठों से थोड़ा सा खून आ रहा था क्योंकि समीरा ने गुस्से और खुन्नस में उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ के निशान उस स्टाफ मेंबर के गालों पर साफ साफ दिख रहे थे। स्टाफ मेंबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूँ सबके सामने जलील होता देख उसे मरने का जी करने लगता है। अगर उसके नौकरी का सवाल ना होता तो वो समीरा पहले ही एक थप्पड़ मार चुका होता। उसे भी मारने का जी कर रहा था। समीरा चिढ़कर कहती है, मेरे सामने जुबान चलाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना यह तो थप्पड़ मारा है। अगर मेरा दिमाग खिसका ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगी। आइंदा से मुझसे जबान लड़ाने से पहले 10 बार सोचना। तभी वहां पर राजवीर का कैबिन का दरवाजा खुलता है और एक जोर की आवाज़ वहां पर गरजती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर आप लोगों ने? जाइए और अपने काम कीजिए। राजवीर के आते ही सब लोग डर जाते हैं और अपने अपने काम में जुट जाते हैं। वहीं राजवीर की डरावनी आवाज़ सुनकर उस स्टाफ मेंबर की हालत पतली हो जाती है और वह डर के मारे हांफने लगता है। वहीं राजवीर समीरा को अंगारे भरी नज़रों से देख रहा था, पर समीरा का इस बात पर ध्यान नहीं था। उसे लग रहा था कि वो स्टाफ मेंबर की तरफ देख रहा है। वहीं स्टाफ मेंबर को भी यही लग रहा था कि राजवीर उसे ही गुस्से से देख रहा है और उसे भी यही लग रहा था कि आज उसकी जान बचने नहीं वाली। इतना सोचकर वह अपने मन में भगवान का नाम लेने लगता है। वहीं समीरा राजवीर के सामने आते ही अपने चेहरे का गुस्सा हटाती है और किसी मासूम बिल्ली की तरह राजवीर के गले लग जाती है और झूठा नाटक करते हुए रोने लगती है। राजवीर, देखो ना, यह स्टाफ मेंबर मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा था। इतना कहकर वह अपने मगरमच्छ वाले आंसू अपनी आंखों से निकालने लगती है। एक पल में समीरा को मासूम रूप धारण करके देख स्टाफ मेंबर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये इच्छाधारी नागिन इतनी जल्दी शख्सियत बदल ली। पहले गुस्सैल नागिन की तरह फुकार रही थी और अब किसी बिल्ली के बच्चे से कम नहीं लग रही। वो 1000 गालियां समीरा के लिए देता है। वहीं समीरा राजवीर के गले को ऐसे लिपट रही थी जैसे कोई नागिन चंदन के पेड़ को लिपटी है। राजवीर समीरा को दूर करता है और उस पर अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? समीरा अचानक से राजवीर को खुद पर चिल्लाता देख डर जाती है क्योंकि राजवीर इससे पहले उस पर कभी नहीं चिल्लाया था। फिर वो स्टाफ की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ था? राजवीर की आवाज़ अभी भी कठोर थी। स्टाफ मेंबर थोड़ा डर कर कहता है, बॉस, मिस खन्ना आपसे मिलना चाहती थी और आपने कहा था कि आपकी इजाज़त के बगैर किसी को भी अंदर ना आने दे। ये जिद करने लगी तो मैंने इन्हें रोक दिया, पर इन्होंने इतना कहकर वह सामने समीरा की तरफ देखता है और बोलता है, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। स्टाफ मेंबर
इतनी बात कहकर शांत हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के स्टाफ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने मेरे ऑफिस के लोगों को बेइज्जत किया। राजवीर ने कठोरता से समीरा की तरफ देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा। राजवीर की बात सुनकर समीरा ने कहा, राजवीर, इसने मुझे तुम्हारे पास आने से रोका। तुम मुझे कुछ सजा और मैंने जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। इसने क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आने से रोका था। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह घड़ियाली आंसू रोने लगती है। स्टाफ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाओ और अपना काम करो, राजवीर ने कहा, और कल से 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले लो और उसके बाद पुणे वाली ब्रांच में चले जाना। राजवीर की बात सुनकर वह स्टाफ मेंबर खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। यस बॉस करके चला जाता है। स्टाफ मेंबर का खुश होने का कारण एक ये भी था क्योंकि पुणे वाली ब्रांच राजवीर की सबसे आलीशान ऑफिस की ब्रांच है। वहां पर मुंबई के चुनिंदा लोगों को ही भेजा जाता है। हर साल वह जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और उसके लिए स्पेशल इंटरव्यूज़ के साथ साथ एक एग्ज़ाम भी होता है और उसके बाद वह इंसान वहाँ पर सेलेक्ट होकर काम करने जाता है। जो भी इंसान पुणे की ब्रांच में काम करता है उसे मुंबई की ब्रांच से 3 गुना पेमेंट ज़्यादा मिलती है, इसलिए वह स्टाफ मेंबर बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन में सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, बस नंदिनी को छोड़कर। नंदिनी अपने कैमरे में अपनी पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिनों में उसके एग्ज़ाम्स जो आने वाले थे और कल रिसेप्शन था, तो उसे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वह पढ़ाई कर रही थी। वही लिविंग एरिया में आदित्य दादा दादी की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए दादाजी एंड दादी माँ, अगर आपको भाई को भाभी के साथ शॉपिंग पर भेजना है तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। इतना कहकर वह दादा दादी की तरफ देखने लगता है। किसी छोटे बच्चे की तरह दादी माँ जिसे उत्साहित होते हुए कहती है, बता बच्चे, क्या प्लान है तेरी उल्टी खोपड़ी में? तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।